हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 18 जुलाई 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के बारे में, यानी कि आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं इनके बारे में हम अपने आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुंचे और कोई भी जानकारी हो उससे आप वंचित ना रहें, आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व इमोजी दिवस कब मनाया गया, यानी कि जो वर्ल्ड इमोजी डे है यह कब मनाया गया है। तो ए ऑप्शन है 15 जुलाई, बी ऑप्शन है 16 जुलाई, सी ऑप्शन है 17 जुलाई और डी ऑप्शन है 19 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग इमोजी के बारे में जानते भी होंगे क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सभी यूज करते हैं और दिन भर में कई सारी आप लोग इमोजियाँ भी भेजते होंगे, कोई गुस्से वाली, कोई प्यार वाली, कोई नखरे वाली, कोई किसी तरीके की। तो ये सारी इमोजी आप सेंड करते होंगे। यही इमोजियों के लिए वर्ल्ड इमोजी डे जो कि 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए बात करेंगे इमोजी के बारे में, इमोजी कैसे हैं, क्या हैं और किसने इमोजी को सबसे पहले डेवलप किया था, इनकी खोज किसने की थी इमोजी की, तो इनके बारे में भी हम बात करें। तो हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है और इमोजी को बात करें तो सबसे पहले 1999 में जापान में शिगेताका कुरिता, ये नाम है शिगेताका कुरिता, जो कि जापान के रहने वाले थे, इन नामक एक व्यक्ति ने बनाए थे। यानी कि इमोजी को सबसे पहले किसने बनाया था, तो 1999 में जापान के एक रहने वाले शिगेताका कुरिता ने इन इमोजियों को डेवलप्ड किया था। फिर आगे जाकर के 2010 में यूनिकोड नामक समूह ने, यानी कि यूनिकोड नामक एक संस्था है, समूह है, इसने इमोजी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी थी। यानी 2010 में इन इमोजियों को मान्यता दे दी गई थी कि हाँ इसके लिए ये इमोजी रहेगी, गुस्से के लिए ये इमोजी, थोड़ा शर्माने वाली ये इमोजी, थोड़ा नखरे वाली ये इमोजी और थोड़ा लव्ड वाली ये इमोजी। इस प्रकार से इन इमोजियों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी गई थी। आगे बात करें तो इमोजीपीडिया जो है इसके जो संस्थापक हैं जेरेमी बर्ज, इन्होंने 17 जुलाई 2014 को विश्व इमोजी दिवस मनाने का फैसला लिया। यानी कि अगर बात करें सबसे पहले फैसला कब लिया गया था कि विश्व इमोजी दिवस मनाया जाएगा, तो 17 जुलाई 2014 को इमोजीपीडिया के जो संस्थापक हैं जेरेमी बर्ज, इन्होंने विश्व इमोजी दिवस मनाने का फैसला लिया था। आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन, हाल ही में खार्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया। यानी कि एक पूजा है, एक महोत्सव है जो मनाया जाता है जिसका नाम है खार्ची पूजा। तो इसका आयोजन कहाँ या किस राज्य में किया गया है। तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा में खार्ची पूजा का आयोजन किया गया है। त्रिपुरा में खार्ची पूजा का आयोजन किया गया है, यहाँ पर खार्ची पूजा आयोजित की जाती है। आगे हम बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं खार्ची पूजा। तो हम बात करें तो त्रिपुरा में प्रमुखता से मनाए जाने वाले प्राचीन पारंपरिक त्यौहार खार्ची पूजा का आयोजन किया गया है। खार्ची पूजा की बात करें तो यह एक सप्ताह तक चलने वाला धार्मिक महत्व का त्यौहार है। यानी कि धार्मिक त्यौहार होता है जिसमें राज्य भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं और इस पूजा में शामिल होते हैं। यह जो उत्सव है यह अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस सप्ताहांती उत्सव के दौरान लोग चतुर्दश देवताओं की पूजा भी करते हैं। यानी कि इसमें किन देवताओं की पूजा की जाती है, तो जो चतुर्दश देवता होते हैं इनकी पूजा करते हैं लोग। और यह जो उत्सव है यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। खार्ची महोत्सव या खार्ची पूजा ये जो है त्रिपुरा में आयोजित की जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा। यानी कि हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका दूसरा क्षेत्रीय जो कार्यक्रम है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है प्रयागराज और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, आप सभी लोग जानते हैं। तो प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
आगे बात करें तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू, यानी कि जो दिशा है इसका फुल फॉर्म होता है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इसके तत्वाधान में हमारा संविधान हमारा सम्मान इसका जो अभियान है इसका दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है, या प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? प्रयागराज में। कब? 16 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान के अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में गीतानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली हुई है? यानी कि जो राष्ट्रपति हैं गीतानस नौसेदा, ये किस देश के दूसरी बार जो राष्ट्रपति हैं वो बने हुए हैं या बन गए हैं? तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है लिथुआनिया, सी ऑप्शन है बारबाडोस और डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिथुआनिया के जो नए राष्ट्रपति हैं गीतानस नौसेदा, ये दूसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। इन्होंने दूसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं गीतानस नौसेदा। और आगे अगर हम बात करें तो लिथुआनिया के जो राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा हैं, इन्होंने दूसरे काल के लिए शपथ ग्रहण की हुई है। लिथुआनिया की जो संसद है सेमास में एक औपचारिक कार्यक्रम में श्री नौसेदा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, यानी कि अब ये पूर्णतः लिथुआनिया के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने क्या कुछ फैसला किया है, तो इन्होंने रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि जो रक्षा बजट होगा उसको सरल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीएसटी है उसके 4% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा हुआ है। यानी कि एक तरफ ये राष्ट्रपति बने हुए हैं, दूसरी तरफ ये धड़ाधड़ प्रकार के जो नए नियम हैं नए कानून हैं उनको ये पेश करते जा रहे हैं या उनका प्रस्ताव ये रख रहे हैं। अगर लिथुआनिया आया हुआ है तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं लिथुआनिया है कहां पर, इसकी स्थिति जानते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आएंगे और वर्ल्ड मैप में आएंगे यूरोप महाद्वीप की तरफ। तो यूरोप महाद्वीप में आएंगे तो सबसे पहले हमको दिखेगा यूक्रेन। आप यहाँ पे यूक्रेन देख भी सकते हैं, ये है यूक्रेन, क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। तो यूक्रेन के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पर है यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद यहाँ पर पड़ता है बेलारूस, और इसी के पास लगा हुआ देश है लिथुआनिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथुआनिया, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देश है लिथुआनिया, ये इसका बॉर्डर है, ये इसकी बॉर्डर एरिया है, और ये लिथुआनिया देश है। इसकी राजधानी होती है विल्नियस, जो इसकी राजधानी होती है। और यह देश जो है ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो अगर हम बात करें तो ये अपनी सीमा इधर पोलैंड से साझा करता है, रूस के साथ साझा करता है, बेलारूस के साथ साझा करता है, और लातविया के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार पोलैंड, बेलारूस, लातविया और इधर तरफ देखा जाए तो रूस के साथ में ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो ये इसकी स्थिति है लिथुआनिया की, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी होती है विल्नियस, जो कि यहाँ पर है। तो ये हमने स्थिति जानी लिथुआनिया की वर्ल्ड मैप में। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? यानी कि आने वाले 38 जो वर्ष होंगे, 38 साल होंगे, इसमें ऐसे कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या घटने लगेगी? ऐसा रिपोर्ट यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने ऐसी रिपोर्ट जारी की हुई है। तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत है इसकी जो जनसंख्या है अगले 38 वर्षों में, आने वाले जो 38 वर्ष हैं उन 38 वर्षों में यह घटने लगेगी इसकी जनसंख्या, ऐसा यूएन की रिपोर्ट कहती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है यह जनवरी और जुलाई 2062 के बीच घटने लगेगी। यानी कि 38 साल बाद जो जनसंख्या होगी भारत की यह घटने लगेगी। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में जो भारत है यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि पॉपुलेशन में भारत फर्स्ट पोजीशन पर है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की जो आबादी है वह
1.451 अरब लोग यहाँ पर रहते हैं, यानी जनसंख्या कितनी है 1451 कह सकते हैं, या 1.451 अरब यहाँ की जनसंख्या है। और भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी जनसंख्या 1.419 अरब है, यानी कि 1419 अरब कह सकते हैं इसकी जनसंख्या है। यूएन ने यह भी कहा है कि जो विश्व की कुल जनसंख्या है यह 2083 में लगभग 10.2 अरब पर घटने लगेगी, यानी कि विश्व की जनसंख्या भी घटेगी, तो विश्व की जनसंख्या 2083 में घटेगी लगभग 10.2 अरब पर यह घटने लगेगी जनसंख्या। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? यानी कि अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे नेपाल में एक बार फिर से तख्ता पलट हुआ और वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी क्योंकि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया और नए प्रधानमंत्री बन करके आए हुए हैं तो उनको पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे। तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पर केपी शर्मा जो ओली हैं ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, यानी कि यह नए प्रधानमंत्री बन करके आए हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर केपी शर्मा ओली हैं और यही नए प्रधानमंत्री जो हैं वो नेपाल के बन करके आए हुए हैं। इनका पूरा नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जिन्हें केपी शर्मा ओली के नाम से जानते हैं। ये 15 जुलाई 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में ये चुने गए हैं, यानी कि शपथ इनको वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, इन्होंने शपथ दिलाई हुई है और ये नेपाल के नए जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हुए हैं। और ये मतलब इससे पहले भी ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये अगेन फिर से पुष्प कमल दहल प्रचंड के बाद फिर से ये प्रधानमंत्री बन करके आए हुए हैं। बात करें अगर जो नेपाल की, तो अप्रैल 2008 में वहाँ पर राजशाही की समाप्ति के बाद नेपाल को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया, यानी कि इससे पहले 2008 से पहले जो नेपाल था वहाँ पर राजशाही शासन लागू था, लेकिन अप्रैल 2008 में राजशाही जो शासन था इसको समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही जो नेपाल था नेपाल है यह एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया। और फिर आगे चल करके 2015 में नेपाल देश में एक नया संविधान लागू किया गया, यानी कि यहाँ भी एक नया संविधान बना और उसको 2015 में लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है, यानी कि जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं ये सब इंस्पेक्टर इनको नियुक्त किया गया है, तो ऐसा किस राज्य में हुआ है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और अगर बात करें तो बिहार पुलिस में पहली बार दरोगा पद पर ट्रांसजेंडर की जो है इनकी नियुक्ति की गई है। अभी हाल ही में पुलिस की जो भर्तियां हैं वो संपन्न हुई और इसमें 3 ट्रांसजेंडरों को सब इंस्पेक्टर चुना गया है, यानी कि 3 ट्रांसजेंडर जो हैं वो सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं, जिनमें से एक ट्रांस वुमेन है और 2 ट्रांस मेन है, यानी इनमें से एक ट्रांस वुमेन है और 2 ट्रांस मैन है। इस प्रकार से 3 ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर चुना गया है, जिनमें से एक ट्रांस वुमेन और 2 ट्रांस मैन है। ट्रांस वुमेन की बात की जाए तो मानवी मधु कश्यप हैं, ये ट्रांस वुमेन है, और रोनित झा और बंटी कुमार ये 2 ट्रांस मैन हैं जिनको सब इंस्पेक्टर के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, कहां पर ऐसा किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां की एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है यूएई, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि यूएई में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी, यहाँ पर एक सड़क का जो नाम है वो भारतीय मूल के 84 वर्षीय जो चिकित्सक हैं डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, इनके नाम पर इस रोड का नाम रखा गया है। जो डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू हैं ये 1967 में 26 साल की उम्र में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात आए थे, तब देश विकास के शुरुआती चरण में था, यानी कि जब ये संयुक्त अरब अमीरात आए थे तब उस समय जो यह देश था संयुक्त अरब अमीरात था यह विकास के शुरुआती चरण में था, यानी कि विकास हो ही रहा था। उस समय ना तो सड़कें थी और ना ही उचित चिकित्सा सुविधाएं थी। इसके बाद इन्होंने वहां पर बहुत सारे कार्य किए, लोगों को बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू। इन्हीं सारे
योगदानों के लिए जो यूएई है वहाँ पर एक सड़क का नाम इनके नाम पर यानी कि डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया हुआ है? यानी कि वहाँ ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के राज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान की गई है और इसके लिए नियमों में संशोधन भी किया गया है? तो ए ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो उपराज्यपाल हैं इनको अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो केंद्र है, केंद्र ने जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं इनको अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम 2019 में संशोधन किया है ताकि वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं इनको अधिक से अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएं। इसके लिए नियमों में कुछ संशोधन भी किए हैं। बात करें तो जम्मू कश्मीर में वर्तमान जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा ये लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, और इसको खरीदा किसने है? एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है प्लेटफॉर्म एक्स। इस पर यानी कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो एक्स है इस पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? यानी कि इस पर सबसे ज़्यादा एक्स पर सबसे ज़्यादा किसको फॉलो किया गया है? तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, सी ऑप्शन है एच शेख मोहम्मद और डी ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नया रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया हुआ है, जहां उन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करते हुए दुनिया के हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है और ये ऐसा करने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। यानी कि इन्होंने कई सारे ग्लोबल लीडर्स को पीछे छोड़ा हुआ है और ये नंबर 1 पोजीशन लीडर्स में प्राप्त किए हुए हैं। वे सबसे ज़्यादा ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस प्रकार अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।